नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद शुभांगी जी। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी और यूरिन नली में होने वाली पथरी के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर अमित से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अमित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किडनी में और यूरिन की नली में पथरी बनने का मुख्य कारण क्या होता है? जी, तो हम सबसे पहले आपके बंसल न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते होंगे, मानव शरीर में 2 किडनीज़ होती हैं और इनका काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करके उसमें जो भी गंदगी है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कुछ मिनरल्स के साथ पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। तो हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं, उनके द्वारा एक एक नली पेशाब के प्रवाह को लेके पेशाब की थैली में पेशाब को जमा करती है। फिर पेशाब की थैली जब सिकुड़ती है तो ये निचले रास्ते से शरीर के बाहर ये पेशाब चला जाता है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये पानी के साथ पेशाब में एक संतुलन बनाकर रखते हैं। पर जब हम पानी कम पीते हैं या गर्म प्रदेशों में रहते हैं या कुछ ऐसे व्यवसाय में हैं जिनमें हम पानी पीने का मौका नहीं मिलता रेगुलरली, या कुछ खेती करने वाले मज़दूर हैं या कुछ फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं जो काम करते हैं, जो गर्म टेम्परेचर को एक्सपोज्ड होते हैं, उनमें जो पानी की मात्रा शरीर में बहुत घट जाती है और फिर ये पेशाब जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो कैल्शियम, ऑक्सलेट वगैरह, ये सब एक साथ गाढ़े होकर जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इनके छोटे छोटे क्रिस्टल या कण बन जाते हैं। फिर ये क्रिस्टल धीरे धीरे एक के ऊपर एक इनके ऊपर परत जमती जाती है और जब ये बड़े हो जाते हैं काफ़ी, तो फिर इनको स्टोन का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से स्टोन बनता है। और इसके अलावा कुछ एक कारण है, जैसे कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब या यूरिन की नली में किसी भी तरह की रुकावट का होना, या फिर कुछ मरीज़ हैं जैसे कि जिनको डायबिटीज़ होती है, मधुमेह की बीमारी होती है, गाउट होता है, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बीमारियाँ होती हैं। गाउट यानी कि गाठिया, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इन सब सब्सटेंस के अचानक बढ़ने से जो है कि स्टोन का जो है शरीर में बनना होता है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, एक तरह से कहा जाए आजकल की जो बीमारियां हैं, बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि बीमारी तो लोगों को होती है, लेकिन इसके लक्षण कैसे पता करें? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लक्षण में ऐसा है कि शुरुआत में जब स्टोन्स बहुत छोटे होते हैं या फिर पेशाब के रास्ते को रुकावट नहीं कर रहे होते हैं, तो इनके कोई भी लक्षण नहीं देखे जा सकते हैं। पर जब ये स्टोन थोड़े बड़े हो जाते हैं या पेशाब के नली के मुंह पर या पेशाब की नली में ही आ जाते हैं, तब किडनी में सूजन आने लगती है और फिर जो है कि इनमें जो है दर्द का होना सबसे इम्पॉर्टेंट पहला लक्षण होता है। तो किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो पेट के साइड वाले हिस्से, पार्श्व भाग यानी पीठ और साइड वाले हिस्से में सबसे पहले होता है और फिर ये नीचे की तरफ भी हमारे जननांगों की तरफ भी जा सकता है। ये दर्द जो है या तो कंटिन्यूस रह सकता है, लगातार बना रह सकता है, या फिर ये बढ़ता घटता भी रह सकता है। किडनी स्टोन का पेन जो है काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, इमरजेंसी रूम में जाके इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये दर्द एक मरोड़ जैसा होता है, बढ़ता घटता रहता है और इस दर्द के समय मरीज को जी मतलाना या उल्टी होना ऐसी शिकायत भी हो सकती है। दर्द के अलावा पेशाब में खून आना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन, जलन होना या पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें स्टोन के बारे में, होने के बारे में बताते हैं। पर यहाँ मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात, अगर स्टोन का जो पेन है उसको हमें बीमारी की सीवियरिटी से लिंक नहीं करना चाहिए। कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि क्योंकि हमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे स्टोन, 4 mm 5 mm के स्टोन भी कभी कभी नली में होने के कारण बहुत सीवियर पेन पैदा करते हैं, पर इनका जो है आसानी से दवाओं के द्वारा इलाज किया जा सकता है और इसमें हमें पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, इसी बीच हमारे साथ हमारे कॉलर सुरेश इंदौर से जुड़ गए हैं। जी सुरेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर अमित से। जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। जी सुरेश जी, साहब, मेरे
गॉल ब्लैडर में बहुत टाइम से पथरी बनी हुई है, पर जी मैंने उसका कुछ इलाज करा नहीं। क्या करना चाहिए? तकलीफ देती है क्या? जी ये ऑपरेशन कराना चाहिए क्या? जी, यहाँ पे हम किडनी स्टोन्स के बारे में अनफॉर्चुनेटली बात अभी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं गॉल ब्लैडर के लिए अच्छा। आपको बता देता हूँ। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है तो खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है या बार बार पेन के एपिसोड होते हैं तो उसमें सिर्फ स्टोन को नहीं निकाला जाता है, वो गॉल ब्लैडर को ही निकाल के उसको हटाना पड़ता है। ये प्राथमिक मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ एज ए सर्जन के नाम तौर पे, वरना आप जो है आगे इसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या गैस्ट्रो सर्जन को दिखाएंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर अमित, इसी बीच हमारे साथ भोपाल से कॉलर भावना जुड़ गई हैं। जी भावना, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अमित से। हाँ जी, हेलो जी डॉक्टर। जी भावना जी बताइए। मेरे लेफ्ट साइड में जी थाइस के ऊपर और जहाँ से पेट स्टार्ट होता है हाँ जी वहाँ पे पेन है कंटिन्यूसली 4 दिन से। तो जी मैंने दिखाया भी था लोकल डॉक्टर को, जी और 2 टैबलेट उन्होंने लिखी थी मेरे को, एक सिरप लिखा था वो मैं ले रही थी। जी बट वो पेन मेरे को अभी तक बना हुआ है, 4 दिन हो गए हैं। जैसे लीवर पेन आते हैं बेबी के टाइम, वैसा हल्का हल्का पेन मेरे को आ रहा है। जी जी, तो इसमें आपके लिए तो भावना जी सलाह यही रहेगी कि आप तात्कालिक पहले एक सोनोग्राफी और एक यूरिन एग्जामिनेशन करवा लें। ये बेसिक टेस्ट हैं, इनसे हमको किडनी में कोई सूजन है कि नहीं, कोई नली में या किडनी में स्टोन है कि नहीं, और यूरिन में कोई इन्फेक्शन या कोई कुछ ऐसे क्रिस्टल्स जो है यूरिन एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं जिनसे हमको अनुमान लग जाता है कि आपके स्टोन होगा। तो ये 2 प्राथमिक टेस्ट हैं जो आपको कराना चाहिए, और फिर इनमें अगर स्टोन आता है तो आपके नियरेस्ट जो यूरोलॉजिस्ट हैं या बंसल हॉस्पिटल में आके मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भावना, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अमित, अब आगे बढ़ते हैं। लक्षणों के बारे में हमने जाना, अब ये जानना चाहेंगे कि किडनी या यूरिन नली में अगर स्टोन होता है तो उसके लिए किस तरह से जो टेस्टिंग पे हम जोर देते हैं कि टेस्ट कराकर ही हमें पता लग पाता है कि क्या स्टोन की क्या साइज है। जी साथ ही साथ इसके लिए इलाज के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे किडनी जी स्टोन जल्दी से खत्म हो सकता है। जी, तो जब किसी को किडनी स्टोन डिटेक्ट हो जाता है तो उसमें शुरुआती जो टेस्ट हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और यूरिन एग्जामिनेशन, इनमें सिर्फ पता चलता है कि स्टोन है और कितना साइज़ है लगभग उसका, और किडनी में कितनी सूजन है। बाकी फिर जो मेन रिपोर्ट होती है आपके जब हमारे पास आते हैं तो सीटी स्कैन की रिपोर्ट में खास हमें पता चलता है कि उस किडनी का फंक्शन कैसा है, किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी के स्टोन जो है उसकी एग्जैक्ट साइज़, लोकेशन और उसकी हार्डनेस कितनी है। इन सब बातों पे किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट जो है वो निर्भर करता है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करें तो 4 या 5 तरीके हैं किडनी स्टोन को ट्रीट करने के। पहला तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि बहुत छोटे जो स्टोन हैं जिनमें कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं हो रहे हैं 5 से 6 mm तक के, और पेशाब के प्रवाह को रुकावट नहीं पैदा कर रहे हैं, उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है। डाइटरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा, उनको फॉलो करना होता है, और किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दवाओं से ही ये स्टोन जो है यूरिन ट्रैक्ट को हम रिलैक्स कर देते हैं, उससे ये स्टोन निकल जाया करते हैं। इसके अलावा सेकंड जो तरीका है वो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहलाता है। इसका इजाद जो है जर्मनी में 1980 के दशक में हुआ था। वहाँ ऐसा देखा गया था कि जब एरोप्लेन एयरपोर्ट के पास से गुजरता है तो आसपास की बिल्डिंगों में जो कांच होती है वो टूट जाती है। तो उसमें साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें एक स्पेशल शॉक वेव जनरेट होती है, तो उसको एक मशीन बनाई गई जिससे ये शॉक वेव बनते हैं और स्टोन पर केंद्रित भी किए जा सकते हैं। तो ये मशीन आमतौर पर अब पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मशीन। इसमें एक एक्सरे मशीन जुड़ी हुई होती है, उससे हम स्टोन को देख लेते हैं, उस पर शॉक वेव केंद्रित कर देते हैं और फिर कुछ शॉक वेव्स देकर ये स्टोन चूरा चूरा हो जाता है। इसके लिए पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है, सिर्फ एक ही दिन में ये पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और लोकल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर हो जाता है। पर इसका सक्सेस रेट जो है वो 75 से 80% ही होता है, 15 से 20% केस में ये फेल हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो प्रोसीजर है वो PCNL कहलाता है। PCNL ऑपरेशन पेशेंट को एडमिट करके किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें पीछे के भाग में जहाँ किडनी होती है वहाँ एक छोटा 1 सेंटीमीटर का छेद बनाकर दूरबीन अंदर किडनी तक पहुँचाकर स्टोन को जो है लेज़र फाइबर से या किसी और एनर्जी सोर्स से तोड़ा जाता है। तो ये प्रोसीजर जो है इसमें आपको लगभग 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रहना होता है। उसके बाद ये 3 से 4 दिन के बाद आप अपने नॉर्मल दिनचर्या में लौट पाते हैं। इसमें कई एडवांसमेंट भी आ गए हैं। जो इंसिजन है, होल जो है उसका साइज़ जो है अब काफ़ी छोटा होता जा रहा है, 10 mm से 5 mm या उससे भी कम होता जा रहा है।
इसके अलावा जो है RIRS पद्धति भी एक नई पद्धति आ गई है, जिसमें कि पेशाब की नली के थ्रू ही नॉर्मल नेचुरल रास्ते के थ्रू एक फ्लेक्सिबल दूरबीन डालकर किडनी में पहुंचकर उसको स्टोन को लेज़र से ब्रेक किया जा सकता है। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनसे हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमित, इसी बीच हमारे साथ हमारी कॉलर आकांक्षा रायपुर से जुड़ गई हैं। जी आकांक्षा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अमित से। मैम नमस्ते। सर आपको नमस्ते। नमस्ते आकांक्षा जी। सर हमें अपने पापा के बारे में पूछना था। उनकी एज 63 इयर्स है जी। सर उनको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बताया गया था जी। 45 ग्राम का प्रोस्टेट बताया गया था। तो उनको बार बार रात में उठ के 2-3 बार यूरिन जाने के ये सिम्टम आ रहे थे। तो उनको उनके डॉक्टर ने सिलोडोसिन 8 mg की टैबलेट दी थी सर जी। उसको उन्होंने 1-1.5 महीना खाया है सर। तो उनके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं जी। अब उनको रात में एक बार उठना पड़ता है या नहीं उठना पड़ता सर? वो अभी इसके लिए एक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं जी। तो सर उनको एक्यूप्रेशर से भी उतना ही रिलीज है जितना सिलोडोसिन से था और अभी वो टैबलेट बंद है। तो सर उसको बंद रख के यही एक्यूप्रेशर की थेरेपी ले सकते हैं क्या सर? उन्होंने सोनोग्राफी कराई थी तो उसमें प्री वॉइड 149 cc यूरिन थी और सर पोस्ट वॉइड तो कुछ नहीं था, नील था। जी जी। तो आप एक्यूप्रेशर चालू करें या ना करें, वैसे भी जिन मरीजों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरुआत में ही डिटेक्ट हो जाती है और समय पे दवा चालू कर दी जाती है, उनमें बाद में चल के सिम्टम्स में और अल्ट्रासाउंड में अगर बहुत ज़्यादा सुधार होता है तो दवाओं को वैसे भी हम डिसकंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे और डाइट मॉडिफिकेशन और बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आप मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही अगर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल बहुत कम है और सिम्टम्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं आपके फादर के, तो आप सेफली अब दवा बंद कर सकते हैं। पर दवा बंद करके आप 3 से 6 महीने बाद इस अल्ट्रासाउंड को आप रिपीट करा लेंगे और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर ये दवा आप बंद रख सकते हैं। आपके लिए यही सलाह है आकांक्षा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अमित, हमारे साथ अगले कॉलर प्रवीण जुड़ गए हैं दुर्ग से। जी प्रवीण, आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। प्रवीण कुमार विश्वास दुर्ग से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। सर मेरा बीच में सर ट्रीटमेंट बढ़ गया था, उसके बाद मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया था जी। तो कुछ दवा ववा चला तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल हुआ हमारा ट्रीटमेंट सर। ओके। और उसके बाद मेरे को उसने कैथेटर लगा दिया डॉक्टर साहब ने और बोल दिए कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो सर क्या मैं आपसे आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि इसका समाधान या इलाज कैसा है जी? प्रोस्टेट जो बड़ा है उसका। जी बिल्कुल संभव है। 2 तरीके के खासकर इलाज हैं प्रोस्टेट की समस्याओं में। पहला तो दवाइयाँ, अल्फ़ा ब्लॉकर दवाइयाँ होती हैं और इनका चॉइस जो है आपके यूरोलॉजिस्ट आपके प्रोफाइल को देख के करते हैं कि कौन सी अल्फ़ा ब्लॉकर चालू करनी है। साथ में एक ड्यूटास्टेरॉइड नाम की दवाई होती है, वो भी चालू करते हैं। पर ये सारी बातें आप यूरोलॉजिस्ट से मिलके खास साथ में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर दवाओं से राहत नहीं मिलती है, नली निकालने के बाद भी, दवाई चालू करने के बाद नली निकालने के बाद भी आपको अगर पेशाब नहीं आता है, रुका ही रहता है, तो फिर हमारे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। ऑपरेशन दूरबीन से ही हो जाता है और आजकल तो 1-2 दिन में ही आप डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है, आपके पूरे प्रोफाइल, आपका क्रिएटिनिन कितना है, बार बार इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, पेशाब में खून तो नहीं आ रहा है, तो और नली निकालने के बाद कैसा पेशाब आ रहा है, कितना यूरिन अंदर रह जा रहा है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो आप ये चीज़ें जो है फेस टू फेस अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अगर आगे बढ़ते हैं, लक्षणों की बात की जाए, हमने लक्षण के बारे में जाना कि किडनी स्टोन के क्या लक्षण होते हैं, साथ ही अगर बात की जाए कि किडनी स्टोन किन किन कारणों से होता है ये भी हमने पता कर लिया, लेकिन बचाव किस तरह से हो सकता है? किडनी स्टोन जिनको हो चुका है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं हुआ है वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? जी, जनरल लोगों के लिए जो सलाह है वो नंबर 1 सलाह है वो पानी पीने की है, सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह है। जो हमारे लिटरेचर में, रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों को 2 लीटर से ज़्यादा जिनका पेशाब बनता है 24 घंटे में, उनको पेशाब में स्टोन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा कब होगा? जब आप 3 से 4 लीटर यानी कि 12 से 16 ग्लास पानी जो है, किसी भी टाइप का पानी, जो पेशेंट्स हैं कई बार ये सवाल पूछते हैं कि बोरिंग का पानी पी लें कि RO वाटर पिए, कोई सा भी पानी पिए, 3 से 4 लीटर पिए। ठंडे के महीनों में 3 लीटर और गर्मियों के महीने में 4 लीटर। उसके अलावा पानी के अलावा
जो नमक का जो इंटेक है वो काफ़ी कंट्रोल मात्रा में होना चाहिए। 2 से 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना चाहिए। नमक जो है पेशाब में कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ा देता है और स्टोन प्रमोट करता है। तो अचार, पापड़, चटनी, सोया सॉस, चाइनीज़ फूड, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो लोग लेते हैं उनको एक्सेसिव नहीं लेना चाहिए, खासकर रेड मीट जिसमें कि कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बहुत होती है, उसको सप्ताह में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि ये टमाटर और पालक, बैंगन, ये सब खाने से क्या स्टोन होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनमें ऑक्सलेट ज़रूर होता है, लेकिन जनरल लोगों को जिनको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनमें एक मिक्स बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को, टमाटर हो चाहे पालक हो, किसी को भी पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है। इसके अलावा जिनको कैल्शियम की गोलियां चल रही हैं उनको कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम साइट्रेट टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, और इन दवाइयों का डोज जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो थोड़ा कम करना चाहिए अपने फिजिशियन से मिलके। तो ये कुछ बचाव के तरीके। बिल्कुल डॉक्टर अमित हमारे साथ इसी बीच कॉलर जुड़ गई हैं प्रेरणा भोपाल से। जी प्रेरणा, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर अमित से। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेरणा जी। सर एक्चुअली मुझे 2017 में फर्स्ट टाइम स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी जी। और उसके बाद से मुझे 2-3 महीने के गैप में जैसे स्टोन फॉर्मेशन फिर होने लगता है जी। तो इससे कैसे बच सकती हूँ मैं? क्योंकि कई बार तो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो बहुत पेनफुल होता है जब स्टोन पास आउट होता है तो। जी 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 जी। तो आपके जैसे जिन मरीजों को बार बार स्टोन होता है उनमें एक खासकर स्टोन का ट्रीटमेंट, जब आप स्टोन फ्री हो जाते हैं उस वक्त एक 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके उसका मेटाबॉलिक एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें कि ऐसा पता चलता है कि यूरिन में कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं कि साइट्रेट किसी का कम है, कि कैल्शियम, या किसी का ऑक्सलेट, या किसी का यूरिक एसिड, या सिस्टोन, इस तरह के जो मिनरल्स हैं, कौन से स्पेसिफिक मिनरल्स हैं जो बढ़े हुए हैं, या जो स्टोन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो बनने से रोकते हैं जैसे कि साइट्रेट, वो या कम है। तो ये कम ज़्यादा वाले पता चलते हैं, तो इनके एनालिसिस के आधार पे हम उसको, या जो चीज़ें कम हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, या जो चीज़ें बढ़ी हुई हैं उसको कम करने की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो फिर ये करने से आपको परमानेंट समाधान मिल सकता है, बार बार ये स्टोन होने की शिकायत रुक सकती है। साथ ही आपको क्या कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़ या यूरिन इन्फेक्शन का बार बार होना, या आपके पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, तो ये बेसिक कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट होते हैं जिनसे ये सब बातें पता चल जाती हैं, और इनको अगर समाधान कर देते हैं तो फिर ये बार बार बनना बंद हो जाते हैं स्टोन्स। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए डॉक्टर अमित ने आपको यही सलाह दी है कि किस तरह से आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। डॉक्टर अमित आगे बढ़ते हैं, अगर समय पर किडनी स्टोन का इलाज नहीं होता है तो क्या कुछ वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मरीज के अंदर पाए जा सकते हैं? जी, तो किडनी स्टोन का अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है वो किडनी फेलियर, किडनी का फंक्शन कम होना। पहले तो ये धीरे धीरे फंक्शन कम होता है, और ऐसा उन मरीजों में खासकर देखा गया है जिनमें कि स्टोन जो है पेशाब के प्रवाह को बाधित कर रहा है, जिनकी नलियों में स्टोन है, यूरेटर्स में, और स्पेशली जब दोनों तरफ होता है तो कई मरीजों को हमने ऐसा देखा है जो सीधा किडनी फेलियर और डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो ये किडनी फेलियर एक कॉम्प्लिकेशन है। साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो बार बार यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन अगर सीवियर हो जाए तो वो दूसरे अंगों में, ब्लड में भी फैल सकता है, और सेप्टिसीमिया के साथ लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, या ये छोटे रूप में महिलाओं में खासकर बार बार यूरिन इन्फेक्शन का ये स्टोन जो है ये कारण बन सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, अगर बात की जाए किडनी और यूरिन नली यानी कि जो यूरिन ट्रैक्ट होता है, इसमें स्टोन के इलाज में लेज़र का उपयोग भी सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, लेज़र थेरेपी का उपयोग बहुत हो रहा है, उस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, साधारण तौर पर जैसे मैंने बताया जो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, इसी को जनमानस में है कि ये लेज़र है, तो ऐसा लेज़र ये नहीं है, ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ही है। जो प्रॉपर लेज़र जिसको हम बोलते हैं वो जो है कि वो किसी न किसी डिवाइस के द्वारा अंदर स्टोन में जो शरीर में स्टोन तक पहुंचाया जाता है। तो लेज़र के एडवांटेज तो सबसे पहले ये होता है कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है, ऑलराउंडर मशीन होती है। ये किसी भी प्रकार का स्टोन हो, हार्ड हो, सॉफ्ट स्टोन हो, उसको तोड़ने में ये सक्षम होता है। दूसरा, ये किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल दूरबीन हो
या सेमी रिजिड दूरबीन हो या नेफ्रोस्कोप हो, किसी भी दूरबीन के साथ ये कंपैटिबल होता है। तीसरा जो है, ये लेज़र मशीन काफ़ी सेफ़ होती है, इनमें कॉम्प्लिकेशन रेट जैसे कि ब्लीडिंग वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो लेज़र की एनर्जी है वो पानी में 1 से 2 mm तक ही ट्रैवल करती है, इसलिए ये सिर्फ स्टोन को ब्रेक करता है और हमारे जो नॉर्मल शरीर के भाग हैं, अंग हैं, उनको नुकसान ये बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल डॉक्टर अमित, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, तो क्या किडनी स्टोन भी एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है? नहीं जी, ज़्यादातर किडनी स्टोन्स, मोर देन 90 to 95% किडनी स्टोन जो होते हैं ये अनुवांशिक नहीं होते हैं, और 5% से कम केसेस में किडनी स्टोन्स अनुवांशिक ढंग से भी हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि सिस्टीन यूरिया, जिसमें सिस्टीन की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, फैमिलियल हाइपरकैल्सीयूरिया, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, या फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इस तरह की कुछ बीमारियां हैं जिनमें कि स्टोन्स जो है पहले दशक में, बच्चा जन्मा उससे 10 साल की उम्र के अंदर ही पहली बार बन जाता है। तो ऐसे बच्चों में खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है जिनमें कि फैमिली हिस्ट्री हो, इनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में बदबू होना और पेशाब में खून आना, इस तरह के सिम्टम्स को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत होती है माँ बाप को। बिल्कुल डॉक्टर अमित, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें सलाह दी, क्योंकि किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा इस समय सामने आ रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जैसा डॉक्टर अमित ने हमें बताया है, और यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें जब भी आपको कोई भी ऐसे लक्षण नज़र आते हैं शरीर में जो किडनी स्टोन के हो सकते हैं। डॉक्टर अमित, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से किडनी स्टोन्स की बीमारी हम सभी को परेशान कर रही है, आज हमने डॉक्टर अमित से जाना कि किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ लापरवाही बिल्कुल न बरतें। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।